गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट की शुरुआत करने वाले हम। वैसे कुल मिलाकर 3 पेपर हैं इसमें। पहला एल्गी, ब्रायोफाइट एंड लाइकेन, और जो दूसरा है वो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी, और तीसरा है माइकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे शैवालों के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्गी को हम कहते हैं शैवाल। अब जो शैवाल हैं उनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, एल्गी जो वर्ड है, एल्गी वर्ड गिवन बाय इसके द्वारा दिया गया था, लिनियस द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया, लिनियस द्वारा। कब? 1753 में दिया गया। लिनियस ने 1753 में एल्गी शब्द दिया था। ठीक है, जो एल्गी शब्द है वो बना है, एक जो लैटिन भाषा का शब्द है एल्गी, किससे बना है? एल्गा से बना है। ठीक है, एल्गा ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है, वैसे तो हम हिंदी में अगर अर्थ की बात करें, लैटिन भाषा का जो एल्गा वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है? सी वीड्स, यानी समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सी वीड्स यानी समुद्री खरपतवार। तो एल्गी शब्द कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था 1753 में। एल्गी शब्द बना है एल्गा से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। जो एल्गी है उसके अंदर अगर हम जो शैवाल पादप समूह है उसमें हम वंश और जातियों की बात करें तो लगभग शैवालों के 1800 वंश हैं और 24,000 जातियां हैं। ठीक है, 1800 वंश और 24,000 जातियां एल्गी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनका सामान्य लक्षण क्या है? देखिए, सामान्य लक्षण यही है कि इनका पादप शरीर जो प्लांट बॉडी है, हम इनके कुछ लक्षणों के बारे में वैसे जान लेते हैं शॉर्ट में। एल्गी में जो इनकी प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी वो कैसी होती है? थैलस कहलाती है। कैसी होती है? थैलस कहलाती है। थैलॉइड प्रकृति का इसमें पादप पाया जाता है। अब थैलस जो है वो क्या है? देखिए, थैलस जो होते हैं उनमें सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदूत की कोशिकाएं होती हैं, यानी अन्य कोशिकाएं नहीं पाई जाती। जैसे कि हम हायर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर देखें हम मृदूतक के अलावा स्थूल कोणोतक भी होता है, दृढ़ोतक भी होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदूत की कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर के थैलस बनाती हैं। और ये जो थैलस है ये लगातार ऑक्सीजन की विमुक्ति करता रहता है। ठीक है, ये लगातार क्या करता रहता है? ऑक्सीजन की विमुक्ति करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, उस दौरान ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं, लगभग 5000 जातियां ऐसी हैं, लगभग 5000 जातियां इस प्रकार की हैं कि जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नष्ट हो चुका है। और जब क्लोरोफिल वर्णक नष्ट हो जाता है तो वो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों या अन्य सजीवों पर निर्भर हो जाता है। इसलिए लगभग 5000 जो जातियां इसकी वो कैसी हैं? पैरासाइट्स हैं या होलोजोइक हैं। ठीक है, प्राणी समभोजी जिसे हम कहते हैं होलोजोइक, और या फिर सैप्रोफाइट हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है मृतोपजीवी। तो 24,000 में से लगभग 5,000 जातियां कैसी हैं? परजीवी हैं, होलोजोइक यानी प्राणी समभोजी हैं, और सैप्रोफाइट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी एल्गी को, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली एल्गी है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफिक होती है स्वपोषी, और जो विषमपोषी है वो हेटेरोट्रोफिक। वो कौन सी हो गई? ये हो गई। ये कैसी हैं? हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, ये हेटेरो
ट्रॉफिक है, यानी ये अपना पोषण अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं या अन्य जो संसाधन है उनसे प्राप्त करते हैं, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली एल्गी है वो अपना पोषण स्वयं बनाती है। इसके अलावा जो एल्गी है वो आकार में, आकृति में, विभिन्नताओं में, स्वभाव में, संरचना में, कार्यकी में सब अलग अलग प्रकार की होती हैं, परंतु मूल लक्षण उन सब के कैसे होते हैं, एक समान ही होते हैं। जैसे कि पादप शरीर कैसा होता है, थैलस प्रकृति का होता है, तो ये लक्षण सभी एल्गी में समान होता है, अर्थात ये इसका मूल लक्षण है। ठीक है। इसी तरह से मूल लक्षणों में स्वपोषी है, अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। तो एल्गी का मूल लक्षण क्या है कि ये अपना पोषण स्वयं प्राप्त करती हैं या अपना भोजन स्वयं बनाने वाली होती हैं। अब जो एल्गी है उसको ग्रीक भाषा में, ये तो लैटिन भाषा का वर्ड था एल्गा, ग्रीक भाषा में इसको कहा जाता है, इन ग्रीक जो एल्गी है उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोस कहते हैं। ठीक है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इसे क्या कहेंगे, फाइकोस कहेंगे। ठीक है। तो जो फाइकोस है इसके आधार पर जो शैवालों का अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी कहलाती है फाइकोलॉजी। क्लियर। और वैसे इसको हम कहते हैं एल्गोलॉजी, शैवाल विज्ञान। ये भी शैवाल विज्ञान है और ये भी शैवाल विज्ञान है। इसी तरह से जो एल्गी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको हम क्या कहेंगे, एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। एल्गोलॉजिस्ट यानी शैवाल विज्ञ। इसके अलावा जो इसकी परिभाषा है शैवाल की वो क्या है, देखिए शैवाल की एक कॉमन परिभाषा आप सबको याद रखनी है। वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे F.E. फ्रिस है, V. स्मिथ है, प्रेस्कॉट है, चैपमैन है, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैवालों की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है, परंतु उन सबको मिलाकर के एक कॉमन परिभाषा अगर हम देखें तो वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि शैवाल स्वपोषी पादप हैं। तो स्वपोषी पादप जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता। ठीक है। जो निम्न स्तरीय पादप हैं उनके अंदर कोशिकीय विभेदन नहीं होता है वैसे। तो स्वपोषी पादप में कोशिकीय, ये जो एल्गी है इसके अंदर कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता। वैसे निम्न स्तरीय पादपों में ब्रायोफाइट ऐसा है जिनके अंदर कोशिकीय विभेदन होता है, परंतु वहाँ पर भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं बनते हैं। ठीक है। तो कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता और साथ ही साथ जो इनके सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे होते हैं, जननांग कैसे हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जननांग एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अगर बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं, अगर जननांग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, तो सभी सेल्स कैसी होती हैं, जननक्षम होती हैं। सभी कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, जननक्षम होती हैं, यानी कि सभी कोशिकाएं फर्टाइल होती हैं। क्लियर। अब इसकी परिभाषा हम दोबारा से देखेंगे कि शैवाल की परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसे स्वपोषी पादप जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता और जो जननांग है वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जननांग होते हैं, परंतु जब जननांग बहुकोशिकीय होते हैं तो सभी कोशिकाएं जननक्षम होती हैं। ठीक है। ये इसकी जो एक हम अच्छी परिभाषा दे सकते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा जो F.E. फ्रिस हैं उसने क्या परिभाषा दी है एल्गी की, देखिए F.E. फ्रिस ने परिभाषा दी है कि एक ऐसा समूह है जिनमें समस्त स्वपोषी पादप
ठीक है। समस्त स्वपोषी पादप का मतलब ये है कि उनके अंदर सभी में क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे पादप स्वपोषी जिनमें अपना पोषण करने की क्षमता होती है और साथ ही साथ इनमें स्त्रीधानीय पादपों के समकक्ष लाक्षणिक विभेदक लक्षण या लाक्षणिक विभेदन नहीं पाया जाता हो, ठीक है। दोबारा देखेंगे, फ्रिस ने इसकी क्या परिभाषा दी है 1935 में। इसने एक किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, ठीक है। इसने एक किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। उसके अंदर इस तरह की इसने परिभाषा दी है कि स्वपोषी पादप, ठीक है, स्वपोषी पादप जिनमें स्त्रीधानीय पादपों के समकक्ष लाक्षणिक विभेदक या विभेदन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसने परिभाषा इस तरह की दी है। अब क्यों दी है ये परिभाषा? जो आर्कीगोनिएट प्लांट है उनके समान विभेदक लक्षणों का इसके अंदर विकास नहीं हो पाता है। अब देखिए, जो आर्कीगोनिएट है, आर्कीगोनिएट प्लांट ये कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, इनके बारे में पूछा जाता है। आर्कीगोनिएट प्लांट है, एक तो है ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो आर्कीगोनिएट होते हैं। इसी तरह से टेरिडोफाइट्स जो हैं वो भी कैसे हैं, ये भी आर्कीगोनिएट हैं। और तीसरे क्या हैं, तीसरे हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये भी कैसे हैं, ये भी आर्कीगोनिएट है, क्योंकि इनके अंदर स्त्रीधानी का विकास होता है। कौन सी धानी का? स्त्रीधानी का विकास होता है। ब्रायोफाइट में स्त्रीधानी का विकास होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है और जिम्नोस्पर्म में भी होता है, परंतु किसमें नहीं होता? यहाँ नहीं होता, इस एल्गी में नहीं होता। परंतु यहाँ पर एक इसका अपवाद भी है, यानी एक एल्गी ऐसी है उनके अंदर स्त्रीधानी का विकास होता है और वो है कारा, कैरोफाइटा का सदस्य है कारा। और इस कारा में जो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल दोनों बनते हैं, न्यूक्यूल यानी स्त्रीधानी, ग्लोब्यूल यानी पुंधानी, तो पुंधानी और स्त्रीधानी का विकास कारा के अंदर होता है, ठीक है। ये इसका अपवाद है। बाकी सारे पादप कैसे होते हैं? शैवालों में वो होते हैं स्त्रीधानीय लाक्षणिक विभेदक लक्षणों युक्त नहीं होते हैं, बजाय इनके होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात थी फ्रिस की परिभाषा की। अब आगे जो स्मिथ ने परिभाषा दी है उनमें उसने बहुत ही सरल परिभाषा दी है कि ये ऐसे पादप हैं जिनमें पोषण स्वपोषी विधियों से होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी। ऐसे पादप जिनमें पोषण कौन सी विधियों से होता है? स्वपोषी विधियों से होता है। और जो प्रेस्कोट है उसने क्या परिभाषा दी? इसने ये बताया कि ये पर्णहरित युक्त यानी कि क्लोरोफिल युक्त ऐसे पादप हैं जो थेल्सी होते हैं और इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। वास्तविक जड़ तना पत्ती इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वास्तविक नहीं पाए जाते हैं क्योंकि थेलस पूरा एक ही होता है, तो वास्तविक नहीं होते हैं। तो फिर जड़ों के रूप में मूलाभास होते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर देखें हम, जो प्रेस्कोट की परिभाषा है वो क्या बताती है कि ऐसे स्वपोषी पादप जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें जड़ तनापत्ति जो वास्तविक जड़ तनापत्ति है वो इनके अंदर नहीं पाए जाते। अब देखिए, शैवालों के कुछ विभेदक लक्षणों के बारे में हम जानते हैं जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी वही है थैलस, ठीक है। दूसरा है जड़ तना या वास्तविक जड़ तना
पत्ती का अभाव। दूसरा इसका लक्षण क्या हो गया? पादप बॉडी कैसी है? थैलस है। वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। और जो थैलस है मुख्य पादप, ये कैसा होता है? ये गैमेटोफाइट होता है। कौन सा होता है? ये गैमेटोफाइट होता है। ये ध्यान रखना है आपको। जो प्रधान अवस्था है एल्गी की वो क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है। आगे चलते हैं। जो इसमें शैवाल हैं वो कैसे हैं? क्लोरोफिल युक्त हैं। तीसरा इसका लक्षण जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि क्लोरोफिलस है और ऑटोट्रोफिक है। क्लोरोफिलस एंड ऑटोट्रोफिक, यानी जो शैवाल हैं वो कैसे हैं? स्वपोषी हैं और साथ ही साथ क्लोरोफिल युक्त हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा इसके अंदर लक्षण आ जाता है। नंबर 4 इसका है, ये कहता है कि जो इसमें विभिन्न तंत्र हैं, टिश्यू सिस्टम, जैसे एपिडर्मिस है, कोर्टिकल है, ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम है, ये सारे इसमें नहीं होते हैं। क्लियर? यानी इनके अंदर टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। टिश्यू सिस्टम का मतलब है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल। एपिडर्मिल तो होती है वैसे लेकिन वैस्कुलर सिस्टम ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। ये कैसा है? एब्सेंट है। क्लियर? क्योंकि सभी कोशिकाएं एक ही तरह की होती हैं। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इनके अंदर सेल वॉल ये किसकी बनी होती है? अधिकतर जो शैवाल हैं मोस्टली सेलुलोज। ठीक है। मोस्टली शैवाल जो शैवाल हैं उनके अंदर कैसी होती हैं? सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसके बाद संचित भोज्य पदार्थ जो स्टोरेज फूड है वो कैसा होता है? स्टार्च होता है। अधिकतर शैवालों में कैसा होता है? स्टार्च होता है। संचित भोज्य पदार्थ अधिकतर शैवालों में स्टार्च होता है। इसके अलावा अगला जो इसका लक्षण है वो क्या कहता है? नंबर 7 ये कहता है कि जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। परंतु कुछ शैवालों को छोड़कर जननांग एक कोशिकीय होते हैं और कुछ शैवालों को छोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम अपवाद देखें और मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे फियोफाइसी में मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। मल्टी सेलुलर कहाँ होते हैं? फियोफाइसी में मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर? बूरे शैवाल कहते हैं हम फियोफाइसी को, बूरे शैवाल होते हैं। और नंबर 8 है जो सेक्स ऑर्गन है उनके बाहर जैकेट सेल्स का अभाव होता है। जैकेट सेल्स एब्सेंट होती हैं। जो बंद जैकेट होती हैं, स्ट्राइल जैकेट सेल, वो एब्सेंट होती हैं। तो स्ट्राइल जैकेट सेल्स आर एब्सेंट इन सेक्स ऑर्गन। ठीक है। जो बंदे जैकेट कोशिकाएं हैं वो शैवालों में एब्सेंट होती हैं उनके सेक्स ऑर्गन में। परंतु यहाँ पर भी एक अपवाद है, कारा में जैकेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ये इसके विभेदक लक्षण हम पढ़ रहे हैं। अगला है जो नेक्स्ट लक्षण इसका विभेदक लक्षणों में वो क्या है? शैवाल जो हैं उनके अंदर जनन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन, नंबर 9, तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों प्रकार से होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों जनन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। कायिक जनन किससे होता है?
जैसे ट्यूबर है, कंद द्वारा जनन है, वो कायिक जनन में आता है। क्लियर? फ्रैगमेंटेशन यानी विखंडन, वो भी कायिक जनन में होता है। बाइनरी फिजन, वो भी कायिक जनन में होता है। द्विविभाजन जिसे हम कहते हैं, वो भी कायिक जनन में होता है। ठीक है? और एक्स्ट्रा ग्रोथ कोई होती है, एलोंगेशन जो होता है पादपों में, उससे कोई अन्य संरचना कंद की तरह ही कोई बन जाती है, तो वो भी कायिक जनन में ही होता है। कायिक भागों से जो जनन होता है वो कहलाता है कायिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी बीजाणुधानी का निर्माण होगा, फिर उसमें बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो बीजाणु लघु बीजाणु बन सकते हैं, गुरु बीजाणु बन सकते हैं, संचल बीजाणु जिसे हिप्नोस्पोर कहते हैं वो बन सकते हैं, ऑटोस्पोर जिसे स्वम बीजाणु कहते हैं वो बन सकते हैं, सूक्ष्म बीजाणु नैनोस्पोर बन सकते हैं। ठीक है? पुट्टिकाएँ बन सकती हैं, सिस्ट बन सकती हैं। ठीक है? एकाइनेट्स जिसे हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं वो बन सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे इसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरह के जीवाणु बनते हैं। कुछ ऐसी एल्गी भी हैं जिनके अंदर इनमें से ये सारे जो मैंने बताए हैं ये सारे बीजाणु भी बनते हैं। तीसरा जो लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार से होता है। लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? आइसोगेमी, समयुग्मन, एन आइसोगेमी, विषम युग्मन, और तीसरा है ऊगेमी यानी अंडयुग्मन। ठीक है? आइसोगेमी में दोनों संयुग्मित होने वाले युग्मक समान प्रकृति के होते हैं, तो आइसोगेमी, समयुग्मन। एन आइसोगेमी में बाकी सब कुछ समान होता है, परंतु आकार जो है उनमें डिफरेंस होता है, यानी एक युग्मक बड़ा होता है, एक युग्मक छोटा होता है। और ऊगेमी में एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, तो इसे कहते हैं अंड युग्मन। तो तीनों प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। अब लैंगिक जनन के बाद निषेचन होगा, निषेचन से बनेगा जाइगोट। ठीक है? नंबर 10। तो जाइगोट के बाद क्या इसमें भ्रूण का विकास होता है? नहीं होता है। तो अगला जो लक्षण है वो है जाइगोट के बाद, जाइगोट से ऐसे लिख सकते हैं, भ्रूण का विकास नहीं होता है। सीधा किसका विकास हो जाता है? पादप का विकास हो जाता है, प्लांट बॉडी बन जाती है। डायरेक्ट भ्रूण का विकास नहीं होता। जिस तरह से उच्च स्तरीय पादपों में भ्रूण बनता है पहले, यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये निम्न स्तरीय पादप है, इसलिए इसमें भ्रूण का विकास नहीं होगा। ठीक है? तो जाइगोट में जब आगे पादप का विकास होगा तो फिर से कौन सी अवस्था आ जाएगी? मुख्य अवस्था आ जाएगी। क्लियर? ये है इसके विभेदक लक्षण। हमने अभी तक एल्गी का इंट्रोडक्शन देखा है और उसके विभेदक लक्षण देखे हैं, कुछ परिभाषाएं देखी हैं। अब हम चलते हैं आगे हैबिट एंड हैबिटेट में। हैबिटेट का मतलब होता है आवास और हैबिट का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति और आवास कैसे होते हैं? देखिए, ये जो एल्गी है, जो शैवाल हैं, ये अधिकतर कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जो जल के विभिन्न स्रोतों में समूह में भी पाए जाते हैं और एकल भी पाए जाते हैं। नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है? लकड़ी, चट्टानों, गर्म जल के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। और वैसे आवास के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है आवास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? प्रकृति तो इनकी सरल होती है, सरल पादप कहलाते हैं ये याद रखना है आपको। निम्न श्रेणी के पादप हैं और सरल पादप हैं। जो आवास के आधार पर इनकी हैबिटेट है, आवास, उसके आधार पर हैबिटेट देखें हम किस तरह से है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं एक्वेटिक, जिसे हम जलीय कहेंगे, जो जल में पाए जाते हैं। दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल, ये होते हैं स्थलीय, जो स्थल पर पाए जाते हैं। और नंबर 3 है इसके अंदर विभिन्न अन्य, जो विभिन्न आवास हैं उनके अंदर पाए जाने वाले। तो तीसरा जो है वो है एल्गी इन
अनयूजुअल हैबिटेट, एल्गी इन अनयूजुअल हैबिटेट, ये तीसरे प्रकार का आवास है। इन दोनों के अलावा भी अनयूजुअल हैबिटेट भी इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी असामान्य आवास वाले शैवाल। अब पहले हम जान लेते हैं एक्वेटिक के बारे में, जलीय शैवाल। ठीक है, जलीय शैवाल कौन से हैं? पहले हैं एक्वेटिक एल्गी, जल में पाई जाने वाली एल्गी, जिन्हें हम जलीय शैवाल कहते हैं। देखिए, जल जो है वो दो प्रकार का इसके अंदर हो सकता है। पहला है अलवणीय जल, यानी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर एल्गी, वो कौन कौन सी हैं? ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिस पानी में या जिस जल में लवणता ना के बराबर हो, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, जैसे नदी का पानी है, नहर का है, तालाब का है, पोखर का है, झील का है, ये सारा जो जल है वो कैसा है? स्वच्छ जल में आता है, क्योंकि इनके अंदर लवणता, सैलिनिटी कैसी होती है? 0 लेवल की होती है, तो इसे हम स्वच्छ जल कह सकते हैं। परंतु यहाँ भी ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मतलब है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल, तो बहते हुए जल में पाई जाने वाली एल्गी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वॉल्वोक्स है, वॉल्वोक्स, इसके अलावा क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये बहते हुए जल में पाई जाती हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जैसे वॉल्वोक्स हैं, ठीक है, क्लेडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स नहीं है। तो वॉल्वोक्स, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बहते हुए जल में, यानी कि साफ जल में पाई जाती है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गी हैं। ये आपको याद रखने, ये एग्जाम्पल आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो है वो है स्टेगनेट वाटर। नंबर दूसरा है, ये तो हो गया रनिंग वाटर, और नंबर दूसरा इसी के अंदर फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या है? स्टेगनेट वाटर, यानी स्थानबद्ध या अचल जल में पाए जाने, इसको हम क्या कहेंगे? अचल जल। इसके अंदर भी कुछ एल्गी पाई जाती हैं। ये तो पाई जाती हैं इधर, और इसमें पाई जाने वाली यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अचल जल में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती है? यानी कि ऐसा जल जो रुका हुआ है, ठीक है, एक स्थान पर रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर कुछ एल्गी पाई जाती हैं, जैसे उडोगोनियम, उडोगोनियम, इसके अलावा कारा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है। उडोगोनियम और कारा, ये दोनों आपके सिलेबस में है। और तीसरा है रिवुलेरिया। ठीक है, रिवुलेरिया भी कैसी होती है? स्थानबद्ध होती है, यानी रुके हुए जल में पाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट के बाद हम बात करेंगे आगे लवणीय जल में पाए जाने वाली या समुद्री शैवाल। ये तो फ्रेश वाटर था, अब आगे है मैरीन वाटर एल्गी। मैरीन वाटर एल्गी यानी समुद्रीय जल में पाई जाने वाली शैवाल। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जैसे खारे पानी की झीलों में, समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल होती हैं, जैसे रोडोफाइसी, फियोफाइसी वर्ग की शैवालें। रोडोफाइसी, ठीक है, और फियोफाइसी, इन वर्ग की जो शैवालें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? फियोफाइसी में जैसे सार्गेसम आती है, ठीक है, फ्यूकस आती है, फ्यूकस इसी में आती है। रोडोफाइसी में जैसे पोलीसाइफोनिया आती है, पोलीसाइफोनिया कहाँ पाई जाती है? खारे पानी में पाई जाती है। इसी तरह से एक्टोकार्पस है, वो भी खारे पानी में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और है ट्राइकोडेस्मियम, वो भी कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से हम मैरीन वाटर से ही हम शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।